हेलो एवरीवन, खमागणी राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ गेम एकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने कौन कौन सी टाइप की स्पीसीज है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकती है। ये सारा सब कुछ जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी। किसके बारे में? न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है हमारी न्यूक्लियोफाइल। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है हमारी न्यूक्लियोफाइल। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और साथ में एक टर्म आएगी हमारे जो कि काम में आने वाली, इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जिसको अभी हम आगे यूज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफाइल की ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफाइल को भी कवर कर देंगे। अभी के लिए ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन पे ही अटैक करता है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास H2O एंड NH3 है। ये दो है हमारे पास। क्या? H2O एंड NH3। ओके, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो भी स्पीसीज लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होती है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। जब हमने न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो भी स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखती है, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है। ओके, अच्छा जी। अब ना सपोज हमारे पास एक सबस्ट्रेट है C डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्या है? सबस्ट्रेट है। दोनों ही इससे रिएक्ट करने वाले हैं। दोनों ही इससे रिएक्ट करने वाले। वाटर भी इससे रिएक्ट करेगा और NH3 भी इससे रिएक्ट करने वाला है। सेम सबस्ट्रेट है। दोनों के लिए क्या है? हमने सेम सबस्ट्रेट लिया है। ओके, अभी यहाँ पर क्या होने वाला? जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन के, सो पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो सकता है ऑक्सीजन पे और यहाँ पे पोलरिटी जनरेट हो जाएगी। क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सही है। इसी तरीके से होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो गया ऑक्सीजन पे, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। राइट। अभी यहाँ देखो, हमारा जो कार्बन है वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा कार्बन बन गया। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दैट मींस ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। राइट। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, यहाँ से ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन से सेंटर पे डोनेट करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे डोनेट करने वाला। एक एक बार दोनों की रिएक्शन हम करवाते हैं। ओके, ये चीजें हमने करवाई। अभी हमको ये नोट करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा जो न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों में से हमें देखना है कि वाटर और NH3 में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा फास्ट अटैक करने वाला है हमारे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ओके, जो रेट है रिएक्शन की वो हमारे सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगी। न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगी, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? NH3 और H2O में से कौन कितना फास्ट, NH3 और H2O में से दोनों में से कौन अपने लोन पेयर्स को ज्यादा फास्ट डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रोफाइल को? जरा बता सकते हैं मुझे? ओके, जिसने बता दिया है, जिसको आ गया है वेरी गुड, और जिसको नहीं आया तो सुनिए। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है कम कंपेयर टू ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मीनिंग क्या होता है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों कि किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि सपोज एक ये एटम है हमारा, और सपोज ये हमारा एटम है और एक एटम है ये, ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, चाहे इसे प्रोटॉन बोल सकते हो, क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ओके, चलिए, जो न्यूक्लियस है हमारा, जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर साइज तो छोटा है और यहाँ साइज बड़ा है। ठीक है, यहाँ साइज छोटा है और यहाँ साइज बड़ा है, तो दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहाँ ज़्यादा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है ना, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम है। ओके, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के साथ और इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स इस न्यूक्लियस के साथ, बताइए जरा किसमें ज्यादा है। दोनों प्रोटॉन में से, दोनों ही स्पीसीज में, दोनों ही कंडीशंस में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और कहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जरा बताइए। ऑब्वियसली आंसर सभी को मिल ही गया होगा कि जहां पर साइज छोटा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, राइट। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम है। अब मुझे ये बताइए कि दोनों स्पीसीज में से कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, जिसकी वजह से ये फटाफट से जो है वो बाहर निकल सकता। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है भैया, राइट। यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसकी वजह से क्या हो गया, साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें या फिर फ्लोरीन और क्लोरीन की हम बात करें, तो साइज किसका बड़ा है, क्लोरीन का, और साइज किसका छोटा है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। ओके, क्यों, फ्लोरीन में जो है, अब जो फ्लोरीन है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, तो ये क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा पुल करके रखेगा, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना भैया आसान नहीं होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना भैया आसान होगा। ओके, अब दो चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, जिसको मैं आगे नहीं समझाने वाला, फटाफट से उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, दो चीजें मैंने पढ़ी है कि साइज जितना छोटा होगा, यहां लिखते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा आसानी से, यानी कि साइज जितना ज्यादा होगा उसकी डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और साइज छोटा है तो डोनर एबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, ऐसा हम कर सकते हैं। और एक और फैक्टर भी हमने यहाँ पे देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसे मैं आपको आगे लिखवाऊंगा वापस से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर क्या था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यहाँ पर इस वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पर इस वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही टफ होगा। दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन की प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, सही है। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ आसानी से नहीं होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, डोनर
एबिलिटी, हम ऐसा कर सकते हैं, बेशक कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर से, तो यहाँ देखो सारा कुछ रामलीला रासलीला महाभारत लीला सब मिक्स हो गई यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ चलो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ना। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा पुल करके रखेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करके रखने वाला है, जिससे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आसानी से डोनेशन में नहीं जाने वाले। लेकिन यहाँ पर जो NH3 है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट हो सकते हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन के, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ओके, अब इसको हम ना थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, होमो ल्यूमो का कॉन्सेप्ट लगा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसी चीज को हम होमो ल्यूमो से भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला जो अभी मैंने रिलेशन लिखवाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी और साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, आने वाला है काम में। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों में से डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा है? यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ से फास्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ पर स्लो हो रहा है। तो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड कर रही है। तो इस यहाँ पर दोनों ही केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की आप डेफिनेशन जो है वो बहुत ही आसान, जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं, वो क्या कि टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसकी अब यहाँ पे क्या हुई कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वो क्या है, बेसिकली इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन को ही क्या कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल रहे हैं कि उसकी डोनेशन की एबिलिटी कितनी ज्यादा है, वही बेसिकली उसकी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। डोनेशन की जो रेट है वो कितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन के रेट है, बेसिकली वही क्या है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो NH3 और H2O दोनों में से डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा है, NH3 की, है ना, NH3 की डोनर एबिलिटी ज्यादा है और H2O की डोनर एबिलिटी कम है। सो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या होगी, NH3 की ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डोनर एबिलिटी भी ज्यादा है, तो NH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ज्यादा और H2O की न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी कम। राइट, ये चीज समझ में आ गई? ओके, अच्छी बात है अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। तो अभी ना हम इसी चीज को जो भी मैंने बताया था ना आप लोगों को, उसको हम होमो और ल्यूमो से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है हमारा नॉन बॉन्डिंग, यहाँ से NH3 और यहाँ पे हमारा H2O, दोनों ही अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ये दोनों जो लोन पेयर्स हैं, दोनों लोन पेयर्स है वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। हमारा जो होमो है वो ये है, ठीक है, हमारा होमो यही होगा, होमो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल में है, जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो हमारा क्या होगा, होमो होगा। ओके, और यहाँ पर जो H2O है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा कंपेयर टू नाइट्रोजन के, सो अगर नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी है, तो ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो यहाँ कहीं लाई करने वाले हैं। सही है, यहाँ कहीं लाई करने वाले हैं, और ये है हमारा ऑक्सीजन की ओर से होमो। और ल्यूमो, कार्बन का पाई स्टार क्या होगा हमारा, ल्यूमो। ओके, कार्बन का जो पाई स्टार है वो है हमारा ल्यूमो, और यहाँ पर होमो हमारे नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारा क्या हो गया, होमो। अभी देखो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आसानी से डोनेशन हो सकता है। अब तो बड़ी आसानी से क्लियर हुआ कि जो होमो होता है, होमो है, इसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन उतना ही फास्ट होगा। वहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सबसे पहले होगा। तो यहाँ देखो, होमो की एनर्जी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन के होमो की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा और फास्ट होगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की होमो की एनर्जी कम है, ऑक्सीजन के होमो की एनर्जी क्या है, कम है, तो यहाँ से इतना फास्ट डोनेशन नहीं होगा। सो दैट इज, यही रीज़न है कि NH3 फास्ट डोनेशन करता है और H2O थोड़ा स्लो डोनेट कर पाएगा। ये चीज़ क्लियर है। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग रेट कितनी है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वहीं क्या हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी। फटाफट से इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, रब करो इसको। चलिए ठीक है, रब करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। फटाफट से हेडिंग लगाइए फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक रिलेशन ध्यान रखना है, वो क्या, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनरेबिलिटी एंड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई ये एटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे उतना ही जल्दी से क्या होगा, ये पोलराइजेबल होगा। उतना ही अच्छा क्या होगा, ये पोलराइजेबल होगा। और जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा उसकी उतनी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी। ओके, सो ये है, इस रिलेशन को आप लिख लीजिए फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनरेबिलिटी एंड डोनरेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। फटाफट से इसको लिखिए। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बारे में मैंने अभी भी आपको पहले थोड़ी सी देर पहले समझाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी डोनरेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is inversely proportional to donorability and donorability is directly proportional to क्या है, polarizability, और polarizability is directly proportional to क्या है, हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो फटाफट से लिखिए कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये है हमारा एग्जांपल, सपोज RO नेगेटिव, RS नेगेटिव और RSE नेगेटिव। मुझे जरा बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी, किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। यहाँ देखिए O नेगेटिव, S नेगेटिव और SE नेगेटिव। साइज सबसे छोटा किसका है, ऑक्सीजन का, फिर सल्फर और फिर एसिड। ओके, तो साइज इसका जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, देन सेकंड की और देन थर्ड की। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। और रिलेशन क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही
कम होगी। तो फर्स्ट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जाएगी। ओके, देन सेकेंड और देन थर्ड। रीजन मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, तो इसको फटाफट से नोट कीजिए। और एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं फटाफट से, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और आयोडीन माइनस। सिमिलर इसी को हम इन्हीं एग्जांपल्स को हम पुट कर सकते हैं साइज के फैक्टर में भी। जो साइज है, साइज जिसका जितना ज्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही आसान होगा। सही है, तो क्या यहाँ तक का आप लोगों को सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से इसको लिखिए। तो साइज का आप सेकंड फैक्टर साइज लिख लीजिए। यहाँ पर सेकंड फैक्टर है हमारा साइज। तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी एंड डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, ये भी मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया था। जैसे कि एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट से। जैसे कि ये हमारा एक और ये एक स्पीसीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का डोनेशन आसान है और इस इलेक्ट्रॉन का डोनेशन थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि साइज छोटा है तो साइज बड़ा है तो डोनेशन ज़्यादा होगा। ओके, और डोनेशन जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, फटाफट से इसको नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फटाफट से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले फिर आगे। चलिए अभी हम चलते हैं चार्ज। जो थर्ड फैक्टर आता है, फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा साइज, फर्स्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद साइज हुआ और साइज के बाद हम चलते हैं किस पे प्यारे बच्चों, चार्ज पे। अभी चलते हैं हम चार्ज। तो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा चार्ज। कि चार्ज जो है वो किस प्रकार से हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी को इफेक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इफेक्ट करता है, वो हम देखने वाले। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ROH है, क्योंकि ROH है एंड RO नेगेटिव है। मुझे बताइए दोनों में से किसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा होने वाली है? ऑब्वियसली अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर और RO नेगेटिव की डोनरेबिलिटी ज्यादा है, इस ऑक्सीजन की डोनरेबिलिटी ज्यादा है, जबकि इस ऑक्सीजन की डोनरेबिलिटी कम है। रीजन सुनिए, यहाँ भी लोन पेयर्स है, यहाँ भी लोन पेयर्स है। रीजन क्या है? देखिए ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये है हमारे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ पर भी है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो हमारा ऑक्सीजन का। यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, यानी कि 7 और 8 और 9, है ना, यानी कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। यहाँ p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4। ओके, इसी प्रकार से है। तो एक बार बताइए यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे 8। कोई बात नहीं, यहाँ चलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बताइए? 8। सही है। यहाँ पर देखिए 8 प्रोटॉन्स है और 8 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स पे, बराबर है। 8 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है 8 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है 9 प्रोटॉन्स पे। इसका मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इसके कंपेयर में डिक्रीज कर गया, है ना। इनके कंपेयर में क्या हो गया, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर रहा है। अब क्या हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है 9 पे, है ना। 8 का 9 पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या ज्यादा है।
तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, और यहाँ पर क्या अट्रैक्शन फोर्स इसके कंपेयर में ज्यादा है। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर यहाँ पर ज्यादा है तो ये ज्यादा पुल है न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से इनका डोनेशन आसानी से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स का अब डोनेशन आसानी से हो जाएगा। यही रीजन होता है, यही रीजन होता है कि चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, किसी स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पहले उसका क्या होगा, डोनेशन ज्यादा होगा, यानी कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज्यादा होगी। ओके, फटाफट से इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक और चीज मेरे को बताइए, थोड़ा सा आपको पूछ लेता हूँ कि आपको आती है या फिर नहीं आती है। जैसे कि क्लोरीन है, ओके, और Cl- है, मैंने इसको कहा कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है और ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों भैया, यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत हो गई कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है और ये न्यूक्लियोफाइल है। एक बार देखो, जो क्लोरीन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, 7, यानी कि इसका ऑक्टेट अभी भी अनकंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। जब इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स के लाले पड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्यों डोनेट करेगा बताइए। जब इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो फिर ये कैसे, जब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल खुद का कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन खुद के कम बढ़ रहे हैं, तो कैसे क्या किस तरीके से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसी वजह से ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करते हैं। ध्यान रखना, क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ओके, ये न्यूट्रल स्पीशीज एक्ट नहीं करने वाली, ठीक है। अभी फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है हमारा अल्फा इफेक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, रफ कर दूं मैं इसको, चलिए रफ करते हैं। अभी चलते हैं हम अल्फा इफेक्ट, और अल्फा इफेक्ट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा इफेक्ट। देखिए, इसको समझना थोड़ा सा आप लोगों के फायदे में रहेगा, क्योंकि नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अल्फा इफेक्ट क्या है, अल्फा इफेक्ट जो फोर्थ फैक्टर है, थर्ड 3 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, फोर्थ फैक्टर है अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। वो कैसे करती है भी हम समझेंगे। अल्फा इफेक्ट जितना, अगर किसी स्पीसीज में अल्फा इफेक्ट है तो वहां पर क्या होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि एग्जांपल से भी हम समझेंगे, पहले नोट करो कि अल्फा इफेक्ट क्या है। इफ some species if a some heteroatom, not species, if a some heteroatom containing lone pair of electrons, if a some heteroatom is present on alpha position of donor atom is called alpha position of donor atom. Okay, alpha position of donor atom, then nucleophilicity of donor atom is increased. This is called alpha effect. न्यूक्लियोफिलिसिटी, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डोनर एबिलिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी के प्लेस पे आप इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं डोनर एबिलिटी। अगर कोई भी डोनर एटम है, अगर सपोज NH2OH है, ओके, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर्स, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर्स, दोनों में से बताइए कि डोनर एटम कौन सा है।
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नाइट्रोजन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन पहले डोनेट कर देगा ऑक्सीजन से पहले। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर किसी भी डेफिनेशन के फॉर्म में, अगर ये डेफिनेशन है, अगर हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझे तो क्या है कि अगर किसी डोनर एटम, हमारा ये क्या हो गया NH2 डोनर एटम है, डोनर एटम, अगर किसी डोनर एटम के अल्फा पोजीशन पे क्या NH2OH डोनर एटम की अल्फा पोजीशन पे अगर कोई हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन क्या है हमारा हेटेरो एटम है, और हेटेरो एटम अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखता है, जिसके पास क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो डोनर एटम की डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि डोनर एटम की डोनर एबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसे हम बोलते हैं अल्फा इफेक्ट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करने वाला हूं, तब आपको इस अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि NH3 है, पहले इसको समझो, NH3 है और NH2OH है। दोनों में से मुझे बताइए कि नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी कहाँ ज्यादा है? यहाँ से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा और यहाँ से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा। तो दोनों में से डिफरेंस तो कुछ नहीं है, एटम तो सेम है, तो फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन यहाँ से फास्ट होता है, यहाँ पर होता है हमारा अल्फा इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी डोनर एबिलिटी इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी। रीजन पढ़ने के लिए हमने बताया आप लोगों को। अभी देखो, इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो फिर ऊपर से निकल जाएगा ये, फिर कहोगे कि सर आपने जो समझाया वो समझ में नहीं आया। इसलिए कर रहा हूँ, पहले से आपको ध्यान से पढ़ना है। सिमिलरली हम वापस से एग्जांपल्स लेते हैं, NH3 एंड NH2OH। ओके, हमारे नाइट्रोजन क्या है, डोनर एटम्स है। सपोज रिएक्ट करने वाले हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे। ओके, इसका जो पाई स्टार है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वही है। ओके, तो हमारा जो कार्बन है इसका पाई स्टार वो हमारा क्या है, ल्यूमो। पाई स्टार हमारा क्या हो गया, ल्यूमो हो गया। तो ल्यूमो की बात हमने यहाँ से कर ली। होमो यहाँ से आने वाले हैं, होमो दोनों यहाँ से आने वाले, NH3 के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होमो होंगे और यहाँ से भी क्या होगा, होमो होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था वैसा ही डायग्राम कुछ यहाँ पर भी बनाते हैं। ये है NH3 और ये है हमारा NH2OH। ओके, यहाँ देखिए, सपोज नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, नाइट्रोजन के, ये हमारी एनर्जी है। ओके, नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ यहाँ पर लाई करती है। ओके, नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ यहाँ पर लाई करती है। ये हमारा होमो, नाइट्रोजन का क्या हो गया, होमो, ये हमारा होमो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन यहीं से होने वाला है। ये हमारे लोन पेयर, सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बाकी और किसी को नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, चलिए नाइट्रोजन की तो एनर्जी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के होमो, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। चलिए जी, तो फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कहाँ होंगे, यहाँ पर। ये ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और ये नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सही है, यस और नो? यस। अभी दोनों में क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से शो हो सकते हैं जी, बिल्कुल। तो अभी देखिए, इस यहां पर होमो, यहां होमो हमारा ये होगा, ये हमारा होमो है। ओके, ये हमारा होमो हो गया, क्योंकि इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो जहां पर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, होमो। होमो का मतलब क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारा हो गया होमो, नाइट्रोजन का जो होमो है ये हो गया हमारा, राइट। यहाँ तक किसी को क्लियर? ये बेसिकली हमने, और इसका जो एमओटी डायग्राम है वही बनाया, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अभी देखो यहाँ पर ये हमारा एनर्जी है, यहाँ पर नाइट्रोजन की एनर्जी, होमो की एनर्जी जो है वो यहाँ पर लाई कर रही है, और यहाँ पर होमो की एनर्जी यहाँ पर लाई कर रही है।
बताइए किसकी एनर्जी ज़्यादा है, कौन से होमो की एनर्जी ज़्यादा है? ऑब्वियसली इस होमो की एनर्जी ज़्यादा है और इस होमो की एनर्जी कम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि होमो की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, होमो की एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन पहले होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन जहाँ होमो की एनर्जी ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पहले होगा और फास्ट होगा। तो यहाँ पर होमो की एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसका डोनेशन भी ज़्यादा होगा, उसका डोनेशन पहले होगा। तो यहाँ देखिए होमो की एनर्जी और होमो की एनर्जी को आप देख सकते हैं, यहाँ होमो की एनर्जी कम है, यहाँ होमो की एनर्जी ज़्यादा है नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से यहाँ से डोनेशन पहले होगा जबकि यहाँ डोनेशन थोड़ा स्लो होगा। इसीलिए जो NH2OH है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। रीजन समझ में आ गया कि अल्फा इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है। अल्फा इफेक्ट की वजह से क्यों उसकी जो है डोनर एबिलिटी वो इंक्रीज कर जाती है, रीजन समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जो हमारा बेकमैन रिएक्शन होती है। क्या होती है? बेकमैन रिएक्शन। जो हमारी बेकमैन रिएक्शन होती है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, RC हाइड्रोजन डबल बॉन्ड एंड OH। यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये हमारा डोनर एटम है और ऑक्सीजन डोनर एटम है तो नाइट्रोजन क्या हेटेरो एटम है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जो है डोनर एबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जब H+ यहाँ आएगा तो बड़ा फास्ट क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक का क्लियर है। तो यहाँ पर होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी पूरी तरीके से खत्म। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, वो 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला इलेक्ट्रोफिलिसिटी, दूसरा साइज, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा है साइज, तीसरा है चार्ज और चौथा हमने जो पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा इफेक्ट। ये अल्फा इफेक्ट का मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एक और। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अल्फा इफेक्ट का हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए फिर हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। ओके, ये है हमारा अल्फा इफेक्ट का एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ हमने ऑक्सीजन लगाया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लोन पेयर्स लोन पेयर्स लोन पेयर्स। मुझे बताना है कि इनमें जो इन तीनों में से जो बेसिसिटी है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी। आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो बेसिसिटी उसी की सबसे ज्यादा होगी जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना ही फास्ट क्या करेगा, डोनेट करेगा। राइट, सही बोल रहा हूँ ना? जो जितना फास्ट अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उसकी एसिडिटी उतनी ही, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सही है। ओके, अब हमें निकालने तो बेसिसिटी, ये भी रिलेशन आप लिख सकते हैं। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी। अभी यहाँ पर समझिए, अभी यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप क्या करेंगे, सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, -I इफेक्ट लगाएगा, ये भी -I इफेक्ट लगाएगा और ये भी -I इफेक्ट लगाएगा। राइट, हमारे थिंकिंग ऐसे ही चलने वाली है। तो काफी स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर बिल्कुल -I इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर भी -I इफेक्ट लगेगा। और क्योंकि जो ऑक्सीजन है, तो अब आप कहेंगे कि जो सर ये जो -I इफेक्ट है, जो I इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी -I इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा। तो एक बात, अब इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, ये हमारा A, B और C, इसके बेसिस पे आप क्या आंसर लगाएंगे मुझे बताइए। -I इफेक्ट को अगर हम शो करके -I इफेक्ट से अगर हम यहाँ पर आंसर निकाले तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आने वाला है, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, देखो -I इफेक्ट लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर इस ओर पुल हो रहे हैं, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो फिर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो बात कि यहाँ पर सबसे पास में है नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, जिसकी वजह से डोनरेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी कि अगर हम माइनस इफेक्ट से देखें तो यहाँ पर सबसे कम डोनेशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल पास में है, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डोनेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत दूर है। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा है। चलिए अगर हम माइनस आई इफेक्ट को कंसीडर करें, माइनस आई इफेक्ट को कंसीडर करें तो हमारे पास ऑर्डर ऐसा आने वाला है। लेकिन ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर आपका गलत है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये आंसर किया है तो ये ऑप्शन तो आपको लिखने हैं, साथ में आपको काटा लगाना है कि आपने आंसर ये किया था जो कि आपने गलत कर दिया। अभी देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास में ऑक्सीजन है, हेटेरो एटम है, साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। इसका मतलब अल्फा इफेक्ट लगेगा, और अल्फा इफेक्ट लग रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो डोनरेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सो ए को हम सबसे कम नहीं, ए को हम सबसे ज्यादा लेंगे। ए की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि ए की डोनरेबिलिटी सबसे ज्यादा है, कोज ऑफ अल्फा इफेक्ट। यहाँ क्या लग रहा है हमारे, अल्फा इफेक्ट। समझ में आया किस तरीके से अल्फा इफेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं? ये हो गया हमारा अल्फा इफेक्ट। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोनों पे लगेगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी डोनरेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सी एंड पी ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। जिसने ये किया शाबाश, आप लोगों ने अच्छा किया है। ओके, तो आज के लिए लेक्चर बस काफी लेंथी हो गया होगा आई थिंक, है ना? तो स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।